हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 5th ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15, 16, 17 एंड 19 एंड 21। तो यहाँ पे सेक्शन 15 और 16 लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र टू अ क्लास ऑफ पर्सनस के रूल्स दिए गए हैं कि कब अगर कई सारे लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, और सेक्शन 13 और 14 में यानी कि ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन और रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में कंडीशन वॉयलेट हो रही है। तो सबके लिए वॉयलेट नहीं होगी, सबके लिए ट्रांसफ़र वॉइड नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों के लिए वॉइड होगा जहाँ पे कंडीशन वॉयलेट हो रही है, बाकी के लिए ट्रांसफ़र वैलिड होगा। फिर सेक्शन 16 में हम देखते हैं कि अगर प्रायर इंटरेस्ट और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है, यानी दो टाइप के इंटरेस्ट हैं और प्रायर इंटरेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट है, देन इन दैट केस अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ सेक्शन 13 एंड 14 तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल हो जाएगा। देन सेक्शन 17 में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। तो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होती है तो जनरली ट्रांसफरी का कोई भी राइट जो इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है वो पोस्टपोन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये डायरेक्शन हम दे सकते हैं कि वो रेंट्स ऑफ प्रॉफिट अभी पूरे टाइम के लिए नहीं इंजॉय कर पाए और अब ट्रांसफरर की लाइफ तक या फिर 18 ईयर्स तक इंजॉय कर पाए। तो ये हम सेक्शन 17 में देखेंगे। देन सेक्शन 19 एंड 21 यहाँ पे वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट, ये डिपेंड करता है कि कब इंटरेस्ट क्या टाइम ऑफ एक्रूइंग है प्रॉपर्टी का, तो उसके ऊपर वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो यहाँ नहीं कि वेस्टेड इंटरेस्ट जहाँ पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र इमीडिएटली हो जाता है और कंटिंजेंट जहाँ पे किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे ये बेस्ड होता है। तो ये प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में इन डिटेल अलॉन्ग विद द केस लॉज एंड द क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। यहाँ पे ट्रांसफ़र टू अ क्लास ऑफ पर्सन्स हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 15 सिंपली ये कहता है कि अगर कोई ट्रांसफ़र ऐसा हो रहा है, यानी कि कोई भी गिफ्ट, सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज, ठीक है, कोई भी ट्रांसफ़र ऐसा हो रहा है जहाँ पे सेक्शन 13 और 14 की कंडीशन वॉयलेट हो रही है। सेक्शन 13 यानी कि ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो अनबॉर्न पर्सन के लिए क्या कंडीशन है कि अनबॉर्न पर्सन को हम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देते हैं बाय प्रिसीडिंग लाइफ इंटरेस्ट, और उसको हम लाइफ इंटरेस्ट नहीं देते हैं, उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कंडीशन वॉयलेट होती है, तब क्या होता है। और सेक्शन 14 यानी कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, तो ये भी सेक्शन 13 का एक्सटेंशन है कि अगर अनबॉर्न पर्सन है, उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, तो कब तक इंजॉयमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उसके एज ऑफ मेजॉरिटी तक पोस्टपोन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी सारे। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी और सेक्शन 13 इनकी कंडीशंस अगर वॉयलेट होती हैं तो ट्रांसफ़र हो जाता है वॉइड, ठीक है, दिस इज़ क्लियर। लेकिन अब इसी का एक्सटेंशन है कि कोई सेक्शन 15 में इसका एक्सटेंशन है कि अगर कोई पर्सन है, ट्रांसफरर है ए, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लेंगे ए इज़ ट्रांसफरर और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को फॉर लाइफ। उसके बाद बी जो है वो इस समय प्रेजेंट है, वो एग्जिस्टेंस में है, लिविंग पर्सन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ट्रांसफरी मस्ट बी अ लिविंग पर्सन। तो ये तो अभी लिविंग है, अब ये कर रहा है सी फॉर लाइफ, तो सी जो है वो है अनबॉर्न पर्सन। तो सी को ये इस तरह कर रहे हैं कि बी के अगर बच्चे हैं तो उसमें एक हो गया सी फॉर लाइफ, अगर बच्चे होते हैं उनमें हो गया सी फॉर लाइफ, तो ये अनबॉर्न पर्सन है। तो यहाँ पे इनको ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब सेक्शन 13 की कंडीशन वॉयलेट हो रही है, सेक्शन 13 की कंडीशन वॉयलेट हो रही है। तो यानी यहाँ पे ये लग रहा है कि ट्रांसफ़र हो गया वॉइड। लेकिन इसमें आगे और भी है, ये डी जो है ये भी एक अनबॉर्न पर्सन है। इसको मान लेते हैं हम कि ये ए के जो बी पर्सन इन एग्जिस्टेंस है, इनके ये दूसरे चाइल्ड हैं। तो ये अनबॉर्न पर्सन है, लेकिन इनको मिल रहा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, इनको मिल रहा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, तो इनको पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सेक्शन 15 क्या कहता है कि जब कई सारे लोगों को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कई सारे लोग हैं इन्वॉल्व और एक के लिए सेक्शन 13 या 14 में ट्रांसफ़र वॉइड हो जा रहा है कंडीशन वॉयलेट होने की वजह से, तो सिर्फ उनका ट्रांसफ़र वॉइड होगा। यानी कि यहाँ पे सी का ट्रांसफ़र वॉइड होगा और डी जिनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल रहा है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा वैलिड।
तो देयर इज सीवरेंस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब ट्रांसफ़र ऑफ टू अ क्लास ऑफ पर्सनस हो रहा है तो अगर किसी एक पर्सन को इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 13 एंड 14, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर उनकी कंडीशन वॉलेट नहीं हो रही है तो उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा। वाई? बिकॉज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ ये कहता है कि ट्रांसफ़र होना चाहिए प्रॉपर्टी का, ये नहीं कहता है कि प्रॉपर्टी का डिस्पोजल ऑफ नहीं होना चाहिए या एक हैंड से दूसरे हैंड्स में प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए। तो लॉ कहता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब हम सेक्शन 15 रीड कर लेते हैं। सेक्शन 15, ट्रांसफर टू अ क्लास सम ऑफ whom come under section 13 and 14. If on a transfer of property an interest there is created for the benefit of a class of persons with regard to some of whom such interest fails by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, such interest fails in regard to those persons only and not in regard to the whole class. तो यहाँ पे इट इज़ क्लियर कि अगर कई सारे लोगों को ट्रांसफ़र हो रहा है और सेक्शन 13 एंड 14 की कंडीशन वॉयलेट हो रही है तो उन्हीं लोगों के लिए ट्रांसफ़र वॉइड होगा, ना कि सबके लिए वॉइड होगा। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये पर्टिकुलरली प्रीलिमिनरी में बहुत पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इलस्ट्रेशन देके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट केस है यहाँ पे राज बजरंग बहादुर सिंह वर्सेस ठकुराइन भक्तराज कुंवर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि इट इज़ ट्रू दैट नो इंटरेस्ट कुड बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, अनबॉर्न पर्सन के लिए आप लाइफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बट व्हेन द गिफ्ट इज मेड टू अ क्लास और सीरीज ऑफ पर्सन some of whom are in existence and some are not, it does not fail in its entirety. It is valid with regard to those persons who are in existence at the time of the testator's death and is invalid as to the rest. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कई सारे लोगों को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कुछ लोग एग्जिस्टेंस में हैं और कुछ लोग अनबॉर्न हैं। तो अनबॉर्न जहाँ पे कंडीशन वॉयलेट हो रही है तो उन्हीं के लिए ट्रांसफ़र वॉइड होगा, बाकी के लिए ये वैलिड होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल मिलता जुलता है जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया था। ए मेक्स अ गिफ्ट्स ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ टू बी फॉर लाइफ। तो ए गिफ्ट करता है प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड देन टू बीज अनबॉर्न चिल्ड्रन विद अ कंडीशन दैट फर्स्ट चाइल्ड ऑफ बी शेल गेट लाइफ इंटरेस्ट। तो ये ए जो है ये बी के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और ये कहते हैं कि बी के अनबॉर्न चिल्ड्रन होंगे, उनमें से फर्स्ट चाइल्ड को मिलेगा लाइफ इंटरेस्ट और बाकियों को मिलेगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है ये अनबॉर्न पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र हैं। तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग हम देखें तो जब ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट चाइल्ड को लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र तो वॉइड ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे बच्चे होते हैं तो उनका ट्रांसफ़र वॉइड नहीं होगा क्योंकि उनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सिर्फ फेल होगा, ये ट्रांजैक्शन फेल होगा, ट्रांसफ़र फेल होगा इन रेफरेंस टू बीज फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड को हम लाइफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, बाकी को हम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसीलिए उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा वैलिड। फिर एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। तो हमने सेक्शन 15 में ये देखना है कि चाहे सेक्शन 13 हो चाहे 14 हो, किसी भी की भी कंडीशन वॉलेट ना हो रही हो। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन और है। ए अगर ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी बी को फॉर लाइफ एंड देन टू एक्स वाई जेड हु ऑल आर अनबॉर्न एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे बी को लाइफ के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है ए और एक्स वाई जेड को दे रहा है और ये सारे के सारे अनबॉर्न हैं, ये सब के सब अनबॉर्न हैं। अब इनमें कंडीशन ये है कि एक्स और वाई को प्रॉपर्टी मिलेगी एब्सोल्युटली जबकि वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करेंगे। तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग हम राइट टू पोस्टपोन या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हम पोस्टपोन कर सकते हैं अंटिल द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द अनबॉर्न। तो मेजॉरिटी तक पोस्टपोन कर सकते हैं, ये तो ठीक है, बट जेड को इंटरेस्ट तब मिलेगा जब वो 25 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे द ट्रांसफ़र इन रिगार्ड टू जेड को क्योंकि 25 साल में मिलेगा ट्रांसफ़र, तो ये हो गई कंडीशन वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 और बाकी एक्स और वाई को प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र मिलेगा। तो एक्स और वाई का जो है वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 सिंपली सेज, सेक्शन 16 कहता है कि अगर दो इंटरेस्ट हैं प्रॉपर्टी में, एक हो गया प्रायर इंटरेस्ट
जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को फॉर लाइफ, फिर कर रहा है सी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, तो यहाँ पे तो ये वैलिड हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रायर इंटरेस्ट भी सही है और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी सही है। तो प्रायर इंटरेस्ट और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट का एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं जो हमने 13 एंड 14 में देखा है। तो सिंपल एग्जाम्पल इसका ये है कि ए ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी बी को फॉर लाइफ, और उसके बाद सी जो है वो अनबॉर्न पर्सन है, उसको कर रहा है एब्सोल्यूटली, मतलब वो पूरा का पूरा ओनरशिप राइट है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे दो टाइप के इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं, एक बी की तरफ फॉर लाइफ और एक सी की तरफ। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे दो इंटरेस्ट हैं, पहला बी का इंटरेस्ट हो गया प्रायर इंटरेस्ट, तो जो बी का इंटरेस्ट है वो हो गया प्रायर इंटरेस्ट, और सी का इंटरेस्ट है वो हो गया सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट। तो अगर सेक्शन 13 और 14 के अकॉर्डिंग प्रायर इंटरेस्ट अगर फेल हो जाता है, प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है, तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल हो जाएगा। कब? जबकि सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट प्रायर इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट होगा, उस केस में प्रायर इंटरेस्ट और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट दोनों ही फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेक्शन 16 देख लेते हैं। सेक्शन 16 ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, where by reason of any of the rules contained in section 13 and 14 an interest created for the benefit of a person or of a class of persons fail in regard to such person or the whole of such class, any interest created in the same transaction and intended to take effect after upon failure of such prior interest also fails। तो यहाँ पे हम एक बार और इसमें कंडीशन देखने के अलावा एक मैगजीम देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैगजीम भी है सेक्शन 16 में। इसके अकॉर्डिंग जब हम बोल रहे हैं कि प्रायर इंटरेस्ट के वजह से अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो रहा है सेक्शन 13 या 14 के वजह से, तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल होगा उस कंडीशन में जब प्रायर इंटरेस्ट और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट में कनेक्शन है और प्रायर इंटरेस्ट पे ही सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट डिपेंडेंट है। तो इनमें डिपेंडेंसी अगर है, तो अगर इनमें डिपेंडेंसी है तो यहाँ पे ये फेल होगा। ये तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन एक मैक्सिम है इसी के लिए, दैट इज लिमिटेशन फॉलोइंग अपॉन लिमिटेशन, लिमिटेशन फॉलोइंग अपॉन लिमिटेशन इज वॉइड। ठीक है, लिमिटेशन के ऊपर लिमिटेशन हम नहीं रख सकते। तो पहला प्रायर इंटरेस्ट में ही लिमिटेशन ऐसी है जो कि इंटरेस्ट जो ट्रांसफ़र कर रही है वो वॉइड होगा, तो उसके ऊपर अगर एक और लिमिटेशन है तो वो भी वॉइड होगा। अब सेक्शन 16 के इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को फॉर लाइफ, देन टू सी फॉर लाइफ एंड देन टू डी एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी बी को फॉर लाइफ और सी फॉर लाइफ देन टू डी एब्सोल्युटली। तो बी जो है, बी इज़ अ पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, बट सी एंड डी आर अनबॉर्न पर्सन। तो जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है सी के लिए वो वॉइड है सेक्शन 13 में, और प्रायर इंटरेस्ट क्योंकि सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट है तो यहाँ पर डी का इंटरेस्ट भी फेल हो जाएगा। तो हमने जब सेक्शन 15 में एग्जाम्पल लिया था तो वहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब 15 और 16 में डिफरेंस में हमें ध्यान रखना है। जब 15 की बात आएगी तो ए जब इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है बी फॉर लाइफ, तो यहाँ पे ये श्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि इनका सी और डी कौन है। यहाँ पे इस तरीके से कुछ होना चाहिए कि इनका फर्स्ट एल्डेस्ट चाइल्ड है, उसको अगर वो अनबॉर्न है उसको अगर फॉर लाइफ मिल रहा है तो सेकेंड चाइल्ड को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो सेकेंड चाइल्ड के लिए तब तो कंडीशन हो जाएगी वैलिड, ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगा, और फर्स्ट के लिए वॉइड हो जाएगा सेक्शन 13 एंड 14 में। लेकिन सेक्शन 16 अलग है। सेक्शन 16 कहता है कि अगर हम ए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी फॉर बी फॉर लाइफ, ठीक है, और फिर उसके बाद ए ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी बी फॉर लाइफ, लेकिन सी को कर रहा है फॉर लाइफ, सी यहाँ पे अनबॉर्न है। अब यहाँ पे वो किसका चाइल्ड है क्या है कुछ नहीं पता है, और डी यहाँ पे डी को कर रहा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट।
डी को कर रहा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र इस तरीके से होगा, ए इज़ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, देन टू सी फॉर लाइफ, एंड देन टू डी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो यहाँ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट डी को ट्रांसफर, डी भी अनबॉर्न पर्सन है, तो आपको लग रहा होगा कि डी का तो सही लग रहा है, क्योंकि सेक्शन 13 और 14 के अकॉर्डिंग 13 में अगर हम देखें तो अनबॉर्न पर्सन को तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करा ही जा सकता है, लेकिन क्योंकि इससे पहले का जो इंटरेस्ट प्रायर इंटरेस्ट सी है, और जब सी को लाइफ मिलेगा तभी डी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे प्रायर और सब्सिक्वेंट, यहाँ पे सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जो है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन प्रायर इंटरेस्ट। इस वजह से ये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन सेक्शन 15 और 16 से बहुत बनता है, और इसीलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे बहुत माइनर डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट में डिपेंडेंसी है, तब यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसफ़र जो है वो वॉइड हो जाएगा। इसी पे ही बेस्ड है गिरिजेश दत्ता वर्सेस दाता दीन, ये केस भी सेक्शन 16 का है। यहाँ पे एक गिफ्ट हुआ था, ए ने एक गिफ्ट करा था अपने नेफ्यू की डॉटर को बी को फॉर लाइफ, और उसके बाद बी के मेल डिसेंडेंट्स को एब्सोल्युटली, अगर मेल डिसेंडेंट हुए तो बी के मेल डिसेंडेंट्स इस समय अनबॉर्न है, अगर वो मेल डिसेंडेंट्स हुए तो उनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर मेल डिसेंडेंट्स नहीं हुए, फीमेल डिसेंडेंट्स हुए, यानी कि बी के डॉटर्स हुई, तो उनको कोई भी राइट ऑफ एलिनेशन नहीं मिलेगा। तो यानी यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें अगर अनबॉर्न को कोई भी इंटरेस्ट देना है तो वो देना है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो अगर हम उनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, पावर ऑफ एलिनेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बी का इंटरेस्ट तो साफ साफ पता लग रहा है, बी का इंटरेस्ट हो गया वॉइड। ठीक है, फिर उसके बाद में बी के अगर कोई मेल और फीमेल दोनों ही डिसेंडेंट नहीं होते, तब मिलेगा उनके नेफ्यू को। अब यहाँ पे बी की डेथ होती है, चाइल्डलेस, इशूलेस होती है। अब क्या होता है, गिफ्ट जो होता है अनबॉर्न चाइल्ड ऑफ बी, ये तो वॉइड होता ही होता है, क्योंकि ये लिमिटेड इंटरेस्ट था, यहाँ पे पावर ऑफ एलिनेशन नहीं था। लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो गिफ्ट बी के नेफ्यू को होगा, अगर वो चाइल्डलेस होते हैं, अगर वो इशूलेस उनकी डेथ होती है, तो ये भी वॉइड होगा, क्योंकि प्रायर ट्रांसफ़र डिपेंडेंट है सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र पे। और इससे पहले भी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पे भी प्रायर इंटरेस्ट जो था वो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट प्रायर इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट था। इसमें अगर पहले वाले इलस्ट्रेशन में पे एग्जाम्पल लेके चलें, तो यही केस पूरा का पूरा इंग्लिश लॉ में वैलिड ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इंग्लिश लॉ में दो अनबॉर्न पर्सन को इंटरेस्ट क्रिएट करा जा सकता है। पहले अनबॉर्न को हम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ वाइट बी वर्सेस मिशेल, तो लेकिन इंडिया में ये वॉइड होगा। तो 16 में दूसरा इलस्ट्रेशन जो हम गिरिजेश दत्त, तो ये केस में इसीलिए दोबारा डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज ये प्रॉब्लम में आ सकता है, इसके फैक्ट्स आ सकते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। यहाँ पे ए एक गिफ्ट कर रहा है बी को फॉर लाइफ, और ये कह रहा है कि बी के अगर मेल डिसेंडेंट्स होते हैं तब उनको मिलेगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर उसके फीमेल डिसेंडेंट्स होते हैं तो उनको मिलेगा लिमिटेड इंटरेस्ट, यानी कि वो उनको पावर ऑफ एलिनेशन नहीं मिलेगा, वो सेल गिफ्ट वगैरह प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते, तो उनको लिमिटेड इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या है, अगर एक पर्सन एग्जिस्टेंस में है तब हम उसको लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, यानी बी को तो हमने दे दिया लाइफ इंटरेस्ट, कोई बात नहीं है, लेकिन बी के जो बच्चे हैं वो अनबॉर्न हैं, उनको हमें एब्सोल्यूट ही देना पड़ेगा। तो मेल डिसेंडेंट्स हुए तो आप उनको एब्सोल्यूट दे रहे हैं, फीमेल हैं तो उनको लिमिटेड दे रहे हैं, तो यहाँ पे भले ही ये वैलिड है, ये वॉइड है। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर डेथ होती है इशूलेस, तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन जो है ये हो गया हमारा प्रायर इंटरेस्ट, और जो सेकंड कंडीशन हम बता रहे हैं कि डेथ अगर इशूलेस होती है तो ये हो गया सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट। तो क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट जो है वो वॉइड हो गया है, क्योंकि अगर सपोज डॉटर्स होती तो कंडीशन वॉइड होती, तो प्रायर इंटरेस्ट वॉइड, प्रायर ट्रांसफ़र वॉइड हुआ है, इसीलिए सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जो हो रहा है कि डेथ अगर इशूलेस होती है तो उनको नेफ्यू को मिल जाएगा, तो ये भी ट्रांसफ़र हो गया वॉइड।
Why? Because limitation following upon limitation is void according to section 16. अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है कि अगर हम ट्रांसफरी को कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट हम वैसे उसको तुरंत ही देते हैं। तो एक कंडीशन मानते हैं कि अगर ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को फॉर लाइफ, या बी को सिंपली एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पे जो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये ए ने बी को सेल करी है, ये प्रॉपर्टी सेल हुई है, बी के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करा गया है। तो पहली बात लॉ कहती है कि बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को पोस्टपोन मत करो, और अगर करना ही है तो उसकी एक लिमिटेशन, एक टाइम लिमिट दे दिया है। तो लॉ के अकॉर्डिंग एक टाइम लिमिट है जो कि सेक्शन 17 में दिया है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर एक प्रॉपर्टी है, उसको भले ही हमने किसी को बेच दी है, लेकिन हमारी डेट्स इतनी हैं, उधारी इतनी ज़्यादा है कि हम चाहते हैं कि उसके रेंट ऑफ प्रॉफिट हमें मिलते रहें। तो ये बेनिफिशियल, अगर रेंट ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेंगी तो प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है वो फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन हो रहा है। तो यानी ए अगर प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर रहा है और इसके रेंट ऑफ प्रॉफिट ए को ही मिलेंगे, तो यहाँ पे इसके जो बेनिफिशियल राइट्स हैं ये कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो रहे हैं। तो कितने टाइम के लिए पोस्टपोन हो रहे हैं ये सेक्शन 17 डिस्कस करता है। तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग ये पोस्टपोन हो सकते हैं अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, यानी कि ए की लाइफ तक। यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है? अप टू एज लाइफ हम कह सकते हैं इसको, या फिर 18 ईयर्स। सेक्शन 17 में दोनों टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं कि या तो आप ट्रांसफरर की लाइफ तक या 18 ईयर्स, लेकिन जो इनमें से लॉन्गर पीरियड होगा, तो विच एवर इज़ अ लॉन्गर पीरियड। हो सकता है कि 18 ईयर्स के बाद में ट्रांसफरर की डेथ हो, तो अप टू द लाइफ ऑफ ट्रांसफरर कर सकते हैं, 18 ईयर से बियॉन्ड भी हो सकता है। तो जो भी इनमें से लॉन्गर पीरियड होगा तब तक के लिए डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन दे सकते हैं। तो सेक्शन 17 एक बार रीड कर लेते हैं। Where the terms of a transfer of property directs that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than the life of the transferor or a period of 18 years from the date of such transfer, such direction shall, save as in hereinafter provided, be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid periods. And at the end of the last mentioned period, the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed. तो यहाँ पे जब भी हम डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन देते हैं और सपोज इस टाइम लिमिट से एक्सीड कर जाता है, यानी या तो इन अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर या 18 ईयर्स, इनमें से जो भी लंबा टाइम पीरियड होता है इससे एक्सटेंड हो जाता है, एक्सीड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एक्सीड होता है तो सपोज 18 अप्रैल 2022 ये डेट है अप टू द लाइफ ऑफ ट्रांसफरर, मतलब इस डेट को ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ए की डेथ हो जाती है इस डेट को। अब क्या होगा, यहाँ पे इस डेट तक कहा जा सकता है बी को कि आप अपने रेंट्स ऑफ प्रॉफिट जो हैं वो एक्यूमुलेट करके ए को दीजिए, ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं कहा जा सकता। तो इसके बियॉन्ड अगर ट्रांसफ़र डीड है उसमें इसके बियॉन्ड दिया हुआ है, तो इसके बियॉन्ड का जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा वॉइड, लेकिन इस टाइम पीरियड तक यानी लाइफ ऑफ ट्रांसफरर तक ये होगा वैलिड, लाइफ ऑफ ट्रांसफरर तक ये होगा वैलिड।
और अगर ऐसी कोई कंडीशन है जो दी है कि इसके बाद भी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन होगा, तो वो कंडीशन वॉइड होगी लेकिन ट्रांसफ़र वैलिड होगा। तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र वैलिड होता है और कंडीशन वॉइड होता है। हमने आगे पीछे भी देखा था सेक्शन 10 और 11 में। उसी तरीके से सेक्शन 13 और 14 में क्या होता है, ट्रांसफ़र ही वॉइड हो जाता है, लेकिन सेक्शन 17 में ट्रांसफ़र वैलिड होता है अगर डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन एक्सीड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन वॉइड होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन डेप्थ इसको समझना ज़रूरी है, बिकॉज प्रीलिमिनरी और मेंस में दोनों में ही से सेक्शन 17 से क्वेश्चन आता है। इसके इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। ए अगर ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, तो यहाँ पे वो डायरेक्शन दे रहा है कि इनकम जो है प्रॉपर्टी की ये एक्यूमुलेट होनी चाहिए ए की लाइफ टाइम तक और उसके बाद में सी को दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ए की लाइफ तक है, तो ये वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन भी वैलिड है और ट्रांसफ़र तो वैलिड है ही। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ए ने ट्रांसफ़र करी है प्रॉपर्टी बी को फॉर लाइफ और उसके बाद बी के उस बेटे को जो पहले 25 साल का हो जाता है, विद अ डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन कि बी का जो फर्स्ट सन होगा वो 25 साल तक प्रॉपर्टी 25 साल तक उस प्रॉपर्टी में से इनकम जो है वो एक्यूमुलेट करेगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन हो गया वॉइड। क्यों? क्योंकि हम एक टाइम पीरियड है, यानी कि अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर या 18 ईयर्स, इनमें से जो भी लॉन्गर पीरियड हो, तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया 25 ईयर्स। इसका मतलब ये डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन वॉइड हो गया। और यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन 17 में डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन वॉइड होता है, ट्रांसफ़र वैलिड होता है। डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड कौन सा है? लाइफ ऑफ ट्रांसफरर या 18 ईयर्स, ठीक है, लाइफ ऑफ ट्रांसफरर या फिर 18 ईयर्स। तो इसके बियॉन्ड अगर कोई डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन है तो वो हो जाएगा वॉइड। तो डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन वॉइड होगा, लेकिन ट्रांसफ़र क्या होगा? वैलिड। तो 18 साल तक तो हम डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ इस इलस्ट्रेशन में क्या हुआ है, हमने 25 साल तक दिया है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। तो 25 साल तक दिया है तो वो डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन हो गया हमारा वॉइड, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा वैलिड। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि अगर डेथ्स की बात है, किसी की डेथ्स की बात है, अगर उधारी की बात है, तो यहाँ पे एक्सीड कर सकते हैं बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स। या फिर बात है कि डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन इसलिए होना है कि जो ट्रांसफरर हैं उनके बच्चे या फिर उनके रिमोटर इश्यूज़ हैं, उनके लिए एक्यूमुलेशन होना है इनकम का, तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड एक्सीड हो सकता है। देन द थर्ड एक्सेप्शन इज़ कि अगर प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस और प्रिजर्वेंस के लिए ज़रूरी है, तब भी यहाँ पर डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन एक्सीड हो सकता है। सो दीज आर द एक्सेप्शन। ये जब मेंस का आंसर लिखेंगे, अगर सेक्शन 17 पूछा जाता है तो उसमें ये एक्सेप्शन भी बताने हैं तीनों, अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशन एंड सेक्शन 17। अब हम आते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट पे। तो वेस्टेड इंटरेस्ट दिया है सेक्शन 19 में और कंटिंजेंट इंटरेस्ट दिया है सेक्शन 21 में। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम टाइम ऑफ एक्रूइंग से इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं। तो जब हम टाइम ऑफ एक्रूइंग की वो इंटरेस्ट अगर हम प्रॉपर्टी में ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो कब ओनरशिप एग्जैक्टली ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पे कब ट्रांसफ़र हो रही है उसके अकॉर्डिंग आता है वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो अगर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट कोई फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है जो कि स्पेसिफाइड है लेकिन वो अनसर्टेन है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो हो गया हमारा कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंटिंजेंट और वेस्टेड इंटरेस्ट को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट।
वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में कब होता है? अगर ए कहे बी से कि वो प्रॉपर्टी उनको सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल डीड बन गई है, प्रॉपर्टी सेल हो रही है, तो यहाँ पे ये कौन सा इंटरेस्ट होगा? ये होगा, ये बी हो गया ट्रांसफरी एंड ए इज ट्रांसफरर, तो ये इंटरेस्ट हो गया हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट कब ट्रांसफ़र हो रहा है। तो पहली कंडीशन वेस्टेड इंटरेस्ट की ये है कि जब ये ना पता हो कि इंटरेस्ट कब ट्रांसफ़र हो रहा है तो मान लेंगे कि ये तुरंत ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर ये मेंशन नहीं है कि कब इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, ए अगर बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और पता नहीं है कि ये मालूम ही नहीं है कि कब ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कब उसको इंटरेस्ट उसमें वेस्ट करेगा, तो इसका मतलब तुरंत वेस्ट करेगा। दूसरी कंडीशन है ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को और वो कह रहा है कि ये इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा 1 जनवरी 2023 को। तो एक डेट मेंशन है ना, 1 जनवरी 2023 तो आएगी ही, तो ये भी हो गया हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट। तीसरी कंडीशन है अगर ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को और ये कह रहा है कि इसमें ये जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, सेल डीड में लिखा है कि प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगी, इमीडिएटली। तो अगर इमीडिएटली लिखा है तब तो कोई डाउट ही नहीं है, तब भी ये हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी ये हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब ये है कि आपको प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिल जाएगी, 90% चांस, या इसको हम जनरल रूल लें तो ये ओनरशिप तुरंत मिल जाएगी, फोर्थविथ मिल जाएगी। और ये इंटरेस्ट जो है ये हेरिटेबल है। हेरिटेबल मतलब आपके जो लीगल हायर्स हैं इसमें से वो भी हिस्सेदार होंगे, वो इनहेरिट कर सकते हैं। थर्ड इज ये इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल होता है। देन इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फिक्स्ड राइट, यानी ये आज का राइट है, ये किसी फ्यूचर इवेंट पे बेस नहीं है, ये फिक्स्ड राइट है। अगर बोल रहे हैं कि ये हाउस आपको गिफ्ट में दिया जा रहा है तो ये हाउस भी फिक्स है, ये आज की डेट में हाउस भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये प्रेजेंट राइट है आपको। इसमें अगर ये नहीं भी मेंशन है कि आज मिल रहा है कि कल मिल रहा है तो हम मानेंगे कि आपको आज ही से मिल रहा है, और अगर ये मेंशन है कि आपको 1 जनवरी 2023 से मिल रहा है तो ये तब भी मानेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि 1 जनवरी 2023 आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें कंटिंजेंट इंटरेस्ट से तो वो सेक्शन 21 में दिया है, तो ये भी डिपेंड करता है टाइम ऑफ एक्रूइंग पे। कंटिंजेंट इंटरेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है कंटिंजेंट इंटरेस्ट बात करता है स्पेसिफिक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अगर बात करी जाए किसी ऐसे इवेंट की जो हो सकता हो या फिर वो नहीं भी हो सकता हो, तो वो डिपेंड करेगा कि वो अनसर्टेन इवेंट, अगर हम ये कंडीशन रखते हैं सपोज ए को एक प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, ए को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, ए प्रॉपर्टी देगा बी को, या फिर हम कह सकते हैं ए को प्रॉपर्टी मिलेगी, जो भी हम कंडीशन रखें। तो अगर ए प्रॉपर्टी दे रहा है बी को तो वो ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी तभी देगा जब बी जो है वो शादी कर ले सी से, इफ बी मैरी सी। यहाँ पे ये हो सकता है कि बी जो है वो कभी शादी सी से करे ही ना, तो यानी कि ये इवेंट जो है ये फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, ये फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब बी जो है वो सी से शादी कर लेगा, उस समय जो ये हम बोल रहे हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट, उस समय ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट बन जाएगा
वेस्टेड इंटरेस्ट। तो उस समय ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो बन जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन अभी के लिए ये हमारा है कंटिंजेंट इंटरेस्ट और ये हमारा क्योंकि ये एक अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है। अब अगर हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करें तो इसके हम जो नेचर है, ये फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, जो कि स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है। उसके अलावा ये इनहेरिटेबल है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट को इनहेरिट नहीं करा जा सकता है। अगर बात करें इसके ट्रांसफरेबिलिटी की, तो ये इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि अगर ये कह रहे हैं कि ए जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी बी को, अगर बी सी से शादी कर ले तो यही इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी बी का इंटरेस्ट हम बी ट्रांसफ़र कर सकता है अपना इंटरेस्ट, लेकिन वो वही इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है जो उसका है, तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र कर सकता है। लिमिटेड राइट हो जाएगा यहाँ पे, एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा। तो ये हम इसको इलस्ट्रेशंस के साथ में इसमें और देखते हैं सेक्शन 19 और 21 में और क्या चीज़ें हैं। तो सेक्शन 19, सबसे पहले हम सेक्शन 19 एक बार रीड कर लेते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन without specifying the time when it is to take effect, or in terms specifying that it is to take effect forthwith, or on the happening of an event which must happen, such interest is vested unless a contrary intention appears from the terms of the transfer. A vested interest is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession. Explanation says, an intention that an interest shall not be vested is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed, or whereby a prior interest in the same property is given or reserved to some other person, or whereby income arising from the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives, or from a provision that if a particular event shall happen, the interest shall pass to another person. तो यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट तुरंत ट्रांसफ़र होता है या फिर किसी ऐसे इवेंट पे होता है जो कि होना ही है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट के हम एग्जाम्पल्स अगर लें तो यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि किसी ऐसे इवेंट, वेस्टेड इंटरेस्ट वो भी होता है जो डिपेंडेंट हो ऑन एन इवेंट विच मस्ट हैपन। अगर हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करें तो वो ऐसे इवेंट पे बेस्ड होता है जो होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें तो वो एक सर्टेन इवेंट पे, एक तो होता है कि प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो गई, इंटरेस्ट तुरंत ट्रांसफर हो गया, या एक पर्टिकुलर डेट को हो गया, और एक होता है कि सर्टेन इवेंट पे बेस्ड होना। यानी कि अगर ए कर रहा है प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर रहा है अपना हाउस, लेकिन वो ये कह रहा है कि वो हाउस उसको तभी मिलेगा जब डी की डेथ हो जाती है। तो अगर हम बात करें डेथ की, तो डेथ किसी की भी लाइफ में एक सर्टेन इवेंट है, हर पर्सन की डेथ होती है, ठीक है। तो ये हो गया सर्टेन इवेंट। तो यहाँ पे भले ही एक्सप्लेनेशन क्या कहता है सेक्शन 19 का कि राइट को पोस्टपोन किया जा सकता है, वेस्टेड इंटरेस्ट में राइट को पोस्टपोन किया जा सकता है अगर वो इवेंट ऐसा है जिस इवेंट पे डिपेंडेंसी है, जो इवेंट होगा ही होगा, तो डी की डेथ होगी ही होगी। तो यहाँ पे ये सर्टेन इवेंट है, यानी कि सर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, इसीलिए ये इंटरेस्ट हो गया वेस्टेड, और ये कंटिंजेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, जबकि डी की डेथ हो गई सर्टेन। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि डी की डेथ के पहले बी की डेथ हो जाती है, तो इस केस में अगर हम कह रहे हैं कि बी की डेथ पहले हो जाती है, बी की डेथ पहले हो जाती है, तो यहाँ पे बी के जो लीगल हायर्स होंगे वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेंगे जब डी की डेथ होगी, लेकिन ये इंटरेस्ट होगा वेस्टेड इंटरेस्ट क्योंकि ये इवेंट ऐसा है जो सर्टेन है। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से इलस्ट्रेशन से प्रॉब्लम आ सकती है या फिर प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन बनता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट से मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम सब्सटैंशिएट करेंगे तो इसको एक्सप्लेनेशन से करेंगे
क्योंकि राइट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को पोस्टपोन किया जा सकता है, यानी कि हम प्रॉपर्टी को इंजॉय कब करना है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। और उसका क्राइटेरिया कौन सा होगा कि ऑन एन इवेंट विच मस्ट हैपन, तो ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, जो सर्टेन इवेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेथ इज अ सर्टेन इवेंट, डी की डेथ होना नेचुरल है, वो होगी, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट, यहाँ पे क्या हुआ है, इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी में टाइटल मिल रहा है एक इवेंट पे, आप प्रॉपर्टी को उस समय के लिए इंजॉय नहीं कर सकते, तो देयर इज पोस्टपोनमेंट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आप आज के लिए इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन यही तो एक्सप्लेनेशन सेक्शन 19 कहता है कि आप अभी के लिए इंजॉयमेंट नहीं कर सकते, तब भी ये वेस्टेड इंटरेस्ट है अगर वो एक सर्टेन इवेंट पे बेस्ड है। तो डेथ इज अ सर्टेन इवेंट। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि अगर डेथ पहले हो जाती है डी की और बी की डेथ पहले हो जाती है, तो बी के लीगल हायर्स को राइट मिल जाएगा जब डी की डेथ होगी। लेकिन ये क्योंकि ये एक सर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, इसलिए होगा ये वेस्टेड इंटरेस्ट। अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उसमें देखा है कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे कि ए ट्रांसफरर है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी बी को फॉर लाइफ, और उसके बाद सी को कर रहा है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो हम बोल रहे हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इसको हम और अच्छे से हमें समझ में आएगा। पोस्टपोनमेंट जो एक्सप्लेनेशन बात कहता है, एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 19, ये कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, कि अगर हम बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी को आज नहीं ट्रांसफर इंजॉय कर सकता है, तब भी ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक सर्टेन इवेंट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लें तो ए ट्रांसफ़र कर रहा है बी को प्रॉपर्टी फॉर लाइफ, और उसके बाद वो कर रहा है सी को एब्सोल्युटली। तो जब तक बी प्रॉपर्टी अपनी लाइफ तक एंजॉय नहीं कर लेगा, तब तक सी को कोई राइट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो है, लेकिन क्योंकि ये सर्टेन है कि बी की एक ना एक टाइम बाद डेथ होगी और उसके बाद सी को प्रॉपर्टी मिलेगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट को इनहेरिट भी करा जा सकता है, ट्रांसफर भी करा जा सकता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करता है प्रॉपर्टी में परफेक्ट टाइटल, जबकि कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट करता है इम्परफेक्ट टाइटल। जब आप ही का टाइटल परफेक्ट नहीं होगा, जब आपका एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं पता है, तो अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर भी रहे हो तो आप इम्परफेक्ट टाइटल ही ट्रांसफ़र करोगे, आप परफेक्ट टाइटल नहीं कर सकते। तो ट्रांसफरेबिलिटी तो है, लेकिन आप इम्परफेक्ट टाइटल ट्रांसफ़र करते हो कंटिंजेंट इंटरेस्ट में, जबकि वेस्टेड इंटरेस्ट में आप परफेक्ट टाइटल ट्रांसफ़र करते हैं। कंटिंजेंट इंटरेस्ट को एक बार हम रीड कर लेते हैं। सेक्शन 21 कंटिंजेंट इंटरेस्ट, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन to take effect only on the happening of a specified uncertain event, or if a specified uncertain event shall not happen, such person thereby acquires a contingent interest in the property. Such interest becomes a vested interest in the former case on the happening of the event. Suppose जिस future uncertain event की हम बात कर रहे हैं, सपोज हम कह रहे हैं कि B अगर C से शादी कर ले तो उसको प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर वो यहाँ पे एक अनसर्टेन इवेंट तो है, लेकिन सपोज बी शादी कर लेता है, तो जब वो कर लेगा उस डेट पे ये इंटरेस्ट भी कंटिंजेंट इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में। ठीक है, अब इसका एक्सेप्शन हम देखते हैं। वेयर अंडर अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अ पर्सन बिकम्स इंटाइटल टू एन इंटरेस्ट देयर इन अपॉन अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज, एंड ट्रांसफरर ऑल्सो गिव्स टू हिम एब्सोल्युटली द इनकम टू अराइज फ्रॉम सच इंटरेस्ट बिफोर ही रीचेज दैट एज, और डायरेक्ट्स द इनकम so much as may be necessary to be applied for his benefit, such interest is not contingent। ठीक है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर एज पे इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली क्रिएट हो रही है, तो जब तक वो इस एज पे नहीं रीच होता है, तब तक वो इंटरेस्ट को हम बोलते हैं कि वो कंटिंजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं। ए ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी बी को, ए गिफ्ट कर रहा है बी को, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, और कंडीशन रख रहा है कि अगर एक्स एक पर्सन है, वो 20 साल तक अगर वो जिया, अगर वो सर्वाइव कर गया,
20 साल तक, तो उस कंडीशन में बी का इंटरेस्ट हो गया कंटिंजेंट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन एक्स है वो 20 साल तक सर्वाइव करे, हो सकता है उसकी 19 साल में डेथ हो जाए, तो ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, इसमें कंप्लीट ओनरशिप ज़रूरी नहीं है कि मिले। अब अगर हम एज की बात कर रहे हैं तो ये हमें एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शन हम रीड करेंगे, उसी से ही पता लगता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एज में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ डेथ और ऑन रीचिंग अ सर्टेन एज। तो वेस्टेड इंटरेस्ट में हमने देखा था, यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट को। वेस्टेड इंटरेस्ट में हम देखा था अगर किसी की डेथ हो जाए और तब ट्रांसफ़र होगा, यानी कि ए को, अगर ए ट्रांसफ़र कर रहा है बी को प्रॉपर्टी, अगर सी की डेथ हो जाती है तब हम इसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन अगर ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, अगर सी जो है वो 20 साल तक का हो जाता है, या अगर वो 20 साल तक वो सर्वाइव करता है, तो ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि डेथ एक सर्टेन इवेंट है, कभी ना कभी डेथ होगी, ये सर्टेन है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर एज तक रहेंगे या नहीं रहेंगे ये अनसर्टेन है। हो सकता है सी जो है उसकी डेथ 19 ईयर्स में हो जाए, तो पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं होगी लेकिन हो जाए, तो इसीलिए ये आता है हमारा कंटिंजेंट इंटरेस्ट में। वाई? बिकॉज एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 21 सेज सो। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिंजेंसी दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। पहली, ऑन द डिज़ायर ऑफ द पार्टीज़, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक मैरिज आप किसी से कर लें, तो यहाँ पे ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायर ऑफ पार्टीज़। और दूसरी कंडीशन होती है कि आप बोल रहे हैं ऑन रीचिंग अ सर्टेन एज। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए, मैरिज वाला और सर्टेन एज वाला भी। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट करता है फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट, ये हेरिटेबल नहीं होता है। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो ये एक अनसर्टेन इवेंट है, जो होगा या नहीं होगा उस पर बेस्ड है टाइटल। तो ट्रांसफ़र तो आप कर सकते हैं, अगर ए ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, कंटिंजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है कि अगर सी 20 साल तक सर्वाइव करे तब आपको प्रॉपर्टी, ये हाउस जो है वो मिल जाएगा, तो ये है तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट। अब बी चाहे तो ये इंटरेस्ट जेड को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन जेड को भी यही कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही मिलेगा, उसका भी टाइटल इम्परफेक्ट होगा, प्रॉपर्टी में परफेक्ट टाइटल नहीं होगा, उसको भी कंप्लीट ओनरशिप तब तक नहीं मिलेगी जब तक सी जो है वो सर्वाइव ना कर ले 20 साल तक। तो ट्रांसफरेबल है बट एक परफेक्ट टाइटल नहीं मिलता है, इम्परफेक्ट टाइटल मिलता है। और कोई भी अगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट है जो है कि अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, वो चाहे हो या ना हो, अगर इन केस वो इवेंट हो जाता है, अगर वो इवेंट हो जाता है तो उस केस में वो इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट में। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वेस्टेड इंटरेस्ट। डिफरेंसेस में अगर हम देखेंगे तो टाइम ऑफ एक्रूइंग की बात करें तो वेस्टेड इंटरेस्ट जनरली तुरंत एक्रू हो जाता है, इमीडिएटली। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कई बार फोर्थ विद इमीडिएट सेल डीड है तो उसमें कभी कभी लिखा होता है कि इमीडिएटली राइट मिल जाएगा। कंटिंजेंट इंटरेस्ट एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होता है, ये तुरंत नहीं मिलता है, ये फ्यूचर में ही मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट। बात करते हैं नेचर ऑफ टाइटल की, तो कंप्लीट और परफेक्ट टाइटल मिलता है वेस्टेड इंटरेस्ट में, कंटिंजेंट इंटरेस्ट में मिलता है इम्परफेक्ट टाइटल जो कंडीशनली डिपेंड करता है कंडीशन पे। ट्रांसफरी के राइट की बात करें तो ट्रांसफरी का एक फिक्स प्रेजेंट राइट होता है वेस्टेड इंटरेस्ट में, जबकि एक फ्यूचर पॉसिबल राइट होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट में। और ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो वेस्टेड और कंटिंजेंट दोनों ही इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करा जा सकता है, लेकिन कंटिंजेंट इंटरेस्ट में आप इम्परफेक्ट टाइटल ही ट्रांसफ़र करते हैं, परफेक्ट और कंप्लीट टाइटल आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपका खुद का ही नहीं है। अब बात करते हैं अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो रहता है इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग अटैच्ड और सोल्ड इन अ डिक्री, लेकिन कंटिंजेंट इंटरेस्ट को अटैच या सेल आउट नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि इनहेरिट हो सकता है कि नहीं, तो मैंने आपको बताया कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इट कैन बी इनहेरिटेड, लेकिन कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है ये कोई टाइटल क्रिएट नहीं करता है, इट इज़ नॉट हेरिटेबल। यहाँ पे हम मेन से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 15 और 16 से हमें याद रखना है ट्रांसफर टू अ क्लास ऑफ पर्सन, वहाँ पे प्रीलिमिनरी से बहुत क्वेश्चन बनता है। और अगर हम सेक्शन 17 की बात करें डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन की, तो वहाँ पे मेन से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है यूपी में, बिहार में और ये मध्य प्रदेश में भी आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल्स द प्रोविजन अगेंस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड डिस्कस द जस्टिफिकेशन फॉर द रूल एंड इट्स एक्सेप्शंस। तो यानी कि सेक्शन 17 हमें डिस्कस करना है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, कब तक आप एक्यूमुलेशन के डायरेक्शन दे सकते हैं, यानी कि अप टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर या 18 ईयर्स। इससे एक्सीड करता है तो डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन वॉइड होगा लेकिन ट्रांसफर होगा वैलिड। इसके एक्सेप्शन हम दे सकते हैं फॉर पेइंग द डेट्स, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी या फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इशूज और रिमोटर इशूज़, यानी कि आपके बच्चे और उनके रिमोटर इशूज़ के मेंटेनेंस के लिए आप कर सकते हैं उस टाइम पीरियड से एक्सीड भी। अब अगर वेस्टेड इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखें तो इनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, ये भी काफ़ी स्टेट्स में कॉमन है। डिस्कस फुली द लॉ रिलेटिंग टू वेस्टेड इंटरेस्ट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द कंटिंजेंट इंटरेस्ट। इसके बाद एमपी में 2013 में क्वेश्चन आया है व्हाट इज वेस्टेड इंटरेस्ट, हाउ इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंटिंजेंट इंटरेस्ट, और इसका थर्ड पार्ट में पूछा है वेदर अ वेस्टेड इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। तो हमें बताना है येस वेस्टेड इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, बिकॉज ए अगर ट्रांसफरर है वो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को बी फॉर लाइफ, ठीक है। तो सी अगर अनबॉर्न पर्सन है तो हम उसको एब्सोल्युटली दे रहे हैं। तो यहाँ पे पोस्टपोनमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अनबॉर्न पर्सन है तब भी ये पोस्टपोनमेंट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, जो कि एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है सेक्शन 19 के। तो यहाँ पे इसको हम क्रिएट कर सकते हैं अनबॉर्न पर्सन के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 21 के ऑनवर्ड, सेक्शन 22, 24, 25 और आगे के सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे।